Hello students, welcome to my channel Biohealth Academy. Myself Kiran Sharma. So we are doing chapter 6 molecular basis of inheritance. So we have done lecture 9 and that was the machinery which is required for the mechanism of replication. So that was given in detail. Yeah, so whatever the enzymes and proteins which are needed for the replication. So हर एक का फंक्शन जो है हम लोगों ने कर लिया। पर ये है कि जब ये क्वेश्चन आएगा कि डिस्क्राइब ब्रीफली मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन, तो आपको इसका जो आज हम लोग करेंगे वहाँ से आपको शुरू करना है। तो वो जो कल हमने किया, जो लेक्चर 9 किया हमने, तो वो सारा इसको समझने के लिए था कि इसके जितने भी एंजाइम्स हैं उनका क्या रोल है, सो क्या प्रोटीन्स चाहिए इसमें, क्या उनका सारा समझने के लिए। तो आज भी मैं इस लेक्चर में उनको इंक्लूड करूँगी, उनके फंक्शंस को इंक्लूड करूँगी कि अगर कोई बच्चा उस लेक्चर को नहीं देखता तो उसको ये ना लगे कि भी इसमें इसका फंक्शन नहीं बताया। तो आज भी करेंगे हम लोग। तो मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन आज का जो हमारा टॉपिक है, तो एक्चुअली जो है कैसे होता है मैकेनिज्म। तो नाउ हमने जो मशीनरी अभी तक की है तो उसको मैंने जस्ट शॉर्ट उसमें कर दिया है। तो कल हमने किया था जो डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड्स चाहिए हमें, और फिर एटीपी एज एनर्जी सोर्स, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज वाइंस फॉर एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। देन एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स बहुत सारी हैं, तो वो कौन कौन सी हैं। एक तो डीएनए ए प्रोटीन, डी कैपिटल एन ए स्मॉल लिख के फिर कैपिटल ए, मतलब ए इज़ अ टाइप प्रोटीन, डीएनए ए प्रोटीन। डीएनए बी प्रोटीन, हेलिकेज भी बोला जाता है इसको एंजाइम, अनवाइंडेज भी बोला जाता है। डीएनए गायरेज एंजाइम, प्रोकैरियोट्स में इसको बोला जाता है, और यूकैरियोट्स में टोपोआइसोमरेज बोला जाता है। प्राइमेज एंजाइम जिसको डीएनए जी प्रोटीन भी बोला जाता है, फॉस्फोराइलेज, पायरोफॉस्फेटेज, डीएनए लाइगेज, देन डीएनए पॉलीमरेज 1 रोमन में लिखते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। If you remember, DNA polymerase 3 is the main enzyme in the prokaryotes. तो यूकैरियोट्स में उनके नेम थे अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, एप्सिलॉन। तो ये नाम थे, कल मैंने वो बता दिया। जिनको भी उसके फंक्शंस जो हैं वो देखने, वो प्रीवियस लेक्चर देख लें। डीएनए सी प्रोटीन, देन उसके बाद एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन बोला जाता है इसको। एंड न्यूक्लियसेस, वो ये 1, 2, 3 जो डीएनए पॉलीमरेज हैं, यही न्यूक्लियस की एक्टिविटी भी करते हैं। तो ये था हमारी मशीनरी जिसको कल डिटेल में हम लोगों ने किया था। तो आज अब हम लोग मैकेनिज्म शुरू करेंगे। तो उसमें सबसे पहले है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो मतलब अब आपके पॉइंट्स शुरू हो जाते हैं। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो क्या है। ऐसे है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें हम लोग देखते हैं कि इस तरह से जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। सो सर्कुलर होता है, ठीक है। सो इट इज़ लाइक दिस। तो डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर, राइट। तो इसमें अब जो शुरुआत होनी है वो एक जगह से होनी है, ठीक है। सो वो यहाँ से इस पॉइंट पे सपोज जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो टूटने शुरू होते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं ORI, ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन के लिए हम लोग बोलते हैं ORI, ओरिजिन। तो ये ORI लिखना है आपने शॉर्ट फॉर्म में इसको। तो यहाँ से शुरुआत हुई। तो मैंने कल बताया था आप लोगों को कि 80 रिच एरियाज होते हैं जो वीक होते हैं माने जाते हैं। तो वहाँ से ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं यहाँ पे बने हुए, तो दे विल स्टार्ट ब्रेकिंग अप, ठीक है। तो यहाँ पे ये टूटने शुरू हो जाते हैं, और विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेलिकेज, ठीक है। हेलिकेज जो है इनको तोड़ना शुरू करता है, और उसके हेलिकेज को इसके लिए डीएनए ए प्रोटीन चाहिए, साथ में उसके डीएनए सी जो है इन दोनों को आपस में ज्वाइन करती है, डीएनए ए एंड डीएनए बी। डीएनए बी कौन है, हेलिकेज। तो वो लोड हो जाते हैं जब, तो वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। तो यहाँ से टूटना शुरू हो जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, राइट। तो अब ये कैसा दिखाई देगा, क्या। सो दिस विल बी सो लाइक दिस। तो अगर हम इसको बनाएं तो ये यहाँ से इस तरह से आ गया, और यहाँ पे ये ऊपर को इस तरह से हो जाएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ तो अब हैं अभी, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ से टूटने शुरू हो गए हैं, ठीक है। सो ये टूट गए मतलब यहाँ से। तो दिस वाज योर पॉइंट ओरिजिन, ठीक है। सो दिस इज ओरिजिन ORI। तो अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की ब्रेकेज हो रही है वो दोनों साइड से हो रही है, इस तरफ को भी हो रही है और इस तरफ को भी हो रही है, मतलब इट इज़ बाई डायरेक्शनल।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल है। और हमारी जो सिंथेसिस होगी नए स्ट्रैंड्स की, वो भी दोनों जगह पे होगी। मतलब आप देखो तो ये जो आप हाफ पोर्शन देख रहे हो, तो ये एक तरह का इस तरह से फोर्क बन गई है, ठीक है। सो अगर मैं इस तरह से बनाऊँ तो ये हाफ पोर्शन, तो इधर का हाफ बनाऊँ तो उसका भी इस तरह से फोर्क बन गया। तो मैंने थोड़ा गुलाई ना देके इस तरह से बना दिया। तो यहाँ पे अभी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे सो हाइड्रोजन बॉन्ड्स निकल चुके हैं। तो ये इस तरह से, ठीक है। सो ये अगर मैं कहूँ तो ये फोर्क बनी हुई है, मतलब इस तरह से खुल गया। तो देयर आर टू फोर्क्स फॉर्म्ड, ठीक है, टू फोर्क्स जो है बन गई। तो ये धीरे धीरे यहाँ से ये खुलता चला जाएगा ऊपर को। तो आप सोचो कि दो रिंग्स हैं अगर, ठीक है, जैसे चूड़ी होती है हमारी, तो उनको दो रिंग्स को हमने ऐसे पैरेलल हैं बिल्कुल, तो एक जगह से वो खुलने शुरू हो गए तो धीरे धीरे वो सारे खुल जाएगा, ठीक है। दोनों स्टैंड्स जो हैं बिल्कुल अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो पेपर पे हम लोग इसको ऐसे दिखाएंगे। तो अब यहाँ पे नया स्टैंड भी बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है, न्यू स्टैंड जो है बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरफ को फोर्क की तरफ जिधर है, सो ये फोर्क है जिधर, तो उसमें इस तरह से बनेगा। और जो इधर की तरफ बनेगा वो छोटे छोटे टुकड़ों में बनेगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से जो इस तरफ को बनेगा वो कॉन्टीन्यूसली बनेगा, और जो इस तरफ को बनेगा वो छोटे छोटे टुकड़ों में बनेगा। तो आप देख रहे हो कि डायरेक्शन इस तरह से, ठीक है, आ रही है। पर ये ओरिजिन से जो इस तरफ फोर्क की तरफ बनेगा, तो अंदर जहाँ से फोर्क खुल रही है मतलब, तो कॉन्टिन्यूस स्ट्रेच में बन रहा है। और जो ओरिजिन की तरफ को बन रहा है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बन रहा है। दूसरी फोर्क जो ये वाली है इसमें भी ऐसा होगा, जो ओरिजिन की तरफ बनेंगे वो छोटे छोटे टुकड़े, और जो अंदर की तरफ बनेगा सो वो कॉन्टिन्यूस। तो इसलिए सो ये जो है नए स्टैंड्स जो है इसी तरह से बनते चले जाएंगे, और ये अल्टीमेटली दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, मतलब टू बन जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो ये दिस विल बी टू डॉटर डुप्लेक्स बन जाएंगे। तो इस तरह से, सो दीज आर टू डॉटर डुप्लेक्स। अल्टीमेटली जब ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा रेप्लिकेशन, तो ये इस तरह से दो स्ट्रैंड्स जो हैं दो डुप्लेक्स बन गए, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, तो ये डॉटर डुप्लेक्स जो है बन जाएंगे, राइट। तो अब इसको जो है हम लोग कहते हैं ये थीटा की तरह नज़र आता है, तो इसको हम लोग थीटा रेप्लिकेशन भी कई बार कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज थीटा रेप्लिकेशन। एंड इस चीज़ को हम लोग जहाँ ओरिजिन है इसको हम लोग कहते हैं रेप्लिकॉन, जहाँ स्टार्टिंग हुई इसको रेप्लिकॉन बोला जाता है। एंड देयर इज़ ओनली वन रेप्लिकॉन इन प्रोकैरियोट्स। ये प्रोकैरियोट्स हम लोग कर रहे हैं, तो प्रोकैरियोट्स जो हैं उनमें सिर्फ एक ही रेप्लिकॉन होता है, ठीक है। तो अब तो ये दो दो डुप्लेक्स बन गए। अब यूकैरियोट्स में देखते हैं, ठीक है। तो यूकैरियोट्स में अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो यूकैरियोट्स नाउ, तो उनमें इस तरह से हमारा डीएनए लीनियर होता है, ठीक है, और इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये काफ़ी लंबा होता है, हम लोगों ने कल किया था, तो काफ़ी इसकी लेंथ होती है। तो वैसे भी ये स्लो प्रोसेस है, इसमें होता है। तो थोड़ा फास्ट करने के लिए ये क्या करता है कि कई जगह पे ओरिजिन आ जाते हैं इसमें, ठीक है। मान लो कि एक ओरिजिन यहाँ पे आ गया, ठीक है, एक ओरिजिन यहाँ पे आ गया, हम लोग दो दिखा देते हैं। तो अगर मैं चलो इसको लंबा कर लूँ तो और भी बना सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से सपोज तो यहाँ पे भी एक ओरिजिन आ गया। तो अब क्या होगा कि दिस विल ओपन लाइक दिस, ये डबल स्टैंडर्ड फॉर्म है, और जहाँ पे ओरिजिन है वहाँ पे इस तरह का बबल बन जाएगा, इनको बबल्स भी कहते हैं हम लोग। तो फिर ये आ गया एंड देन अगेन ओपन्स अप, सो दिस इज अगेन बबल, देन अगेन जस्ट इट इज़ लाइक दिस, एंड देयर इज अगेन इट इज़ ओपनड अप लाइक दिस। तो ये पॉइंट क्या है हमारा ORI, सो दिस इज ORI एंड अगेन दिस इज ORI। तो ये थ्री पोजीशंस पे ORI आ गए। तो कौन एक्ट कर रहा है, हेलिकेज एंजाइम, DNA A प्रोटीन, DNA C प्रोटीन, तो इनकी वजह से ये सारा हो रहा है। और ये इस जगह पे AT रिच एरिया होगा और वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को उसने तोड़ दिया A और T के बीच में। तो इस तरह से नाउ दे आर ओपनड अप, ठीक है। तो फिर आप देख रहे हो दो फोर्क बन गई हैं यहाँ पे। अगर मैं इस तरह से करूँ तो एक फोर्क ये वाली बन गई है और एक फोर्क जो है ये वाली बन गई है, ठीक है ना। तो इसी तरह से एक फोर्क इस तरफ है और एक फोर्क जो है ये है। तो इस तरह से ये फोर्क जो है वो बनती जा रही हैं। तो नाउ कितनी सारी फोर्क्स बन गई हैं। तो फिर यहाँ पे रेप्लिकेशन होगी। अब आप वही सेम कॉन्सेप्ट, जो इस तरफ ओरिजिन की तरफ जाएंगे वो छोटे छोटे टुकड़ों में होंगे, और जो फोर्क की तरफ को जाएगा वो पूरा कॉन्टिन्यूस स्ट्रेच,
तो यहाँ पे भी ये कॉन्टिन्यूस स्ट्रेच, और जो इधर को जाएगा वो स्मॉल सेगमेंट्स में। सेम हियर, ठीक है। सो यहाँ पे भी इसी तरह से होगा, लाइक दिस, एंड यहाँ पे स्मॉल फ्रेगमेंट्स, एंड देन इट इज़ लाइक दिस। तो हर एक पे इसी तरह से जाएगा। तो इसको हम कहते हैं सेमी डिसकॉन्टिन्यूस टाइप ऑफ रेप्लिकेशन, कि एक पे कॉन्टिन्यूस स्ट्रेच में बन रहा है स्ट्रैंड, और एक में टुकड़ों में बन रहा है, तो इसको कहते हैं सेमी डिसकॉन्टिन्यूस। मतलब डिसकॉन्टिन्यूस तो है ही है, पर क्योंकि एक पे कॉन्टिन्यूस बन रहा है तो इसलिए सेमी डिसकॉन्टिन्यूस। तो ये क्या हो गया, रेप्लिकॉन, ठीक है। सो दिस इज रेप्लिकॉन, एंड सो दिस इज अगेन रेप्लिकॉन। सो ये भी रेप्लिकॉन है और ये भी रेप्लिकॉन है। तो कितने, बहुत सारे रेप्लिकॉन्स बन गए, ठीक है। सो बहुत सारे बबल्स बन गए, इनको बबल्स कहेंगे यहाँ पे। तो ये मल्टी रेप्लिकॉन हो गया, ठीक है। सो दिस इज मल्टी रेप्लिकॉन। तो ये यूकैरियोट्स में मल्टी रेप्लिकॉन होता है। तो ये इस तरह से फिर धीरे धीरे फोर्क जो है वो ये वाली बाई डायरेक्शनल तो है ही है, ये फोर्क बनती जा रही है। तो इसी तरह से सॉरी इस तरफ को और ये इस तरफ को, तो धीरे धीरे ये जो एरिया है ये भी खुल जाएगा। तो अल्टीमेटली ये सेंटर पॉइंट है, तो ये खुलते खुलते यहाँ तक आ जाएगा, ये खुलते खुलते यहाँ तक आ जाएगा, तो ये कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से ये सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ तक खुल जाएगा और ये इस तरफ खुल जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा होता चला जाएगा। तो मतलब पूरे डीएनए स्ट्रैंड जो है दोनों के दोनों जो है वो कॉपी हो जाएंगे। तो ये है हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, राइट। तो उसके बाद अब हम पहुँचे हैं एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अब देखो जो टेम्पलेट के ऊपर नए स्ट्रैंड्स आने हैं, तो कल मैंने बताया था कि दे हैव टू बी एक्टिवेटेड, ठीक है। तो एक्टिवेशन के बिना वो वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। तो अब हमारे पास है कौन है, डीऑक्सी एएमपी, डीऑक्सी सीएमपी, डीऑक्सी जीएमपी एंड डीऑक्सी टीएमपी, जो हमारे डीएनए वाले न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, है ना, ये तो आप जानते ही हो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। तो देन इनको अब हमें एनर्जी का सोर्स देना पड़ेगा, एटीपी, ठीक है। एटीपी की फॉर्म में एनर्जी सोर्स देनी पड़ेगी जहाँ से दो फॉस्फेट्स जो हैं वो इसमें जाएंगे। तो क्योंकि एक को एक्टिवेट करने के लिए एक एटीपी चाहिए, तो मैं यहाँ पे 4 एटीपी से लिख देती हूँ। तो यहाँ पे एंजाइम है phosphorylase enzyme, phosphorylase enzyme, this needs magnesium ions also, ठीक है। सो फॉर इट्स एक्टिविटी, राइट। तो अब ये जो एटीपी है इसमें से 2 फॉस्फेट्स रिमूव होंगे और यहाँ पे जाएंगे। तो हमारा जो डीऑक्सी एएमपी था वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, डीऑक्सी सीएमपी सीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, साइटिडिन ट्राईफॉस्फेट, अडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, डीऑक्सी गोनोसिन ट्राईफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडिन ट्राईफॉस्फेट, राइट। मोनोफॉस्फेट से ट्राईफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट्स ऐड हो गए। तो ये अब हमारे एक्टिवेटेड सो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। तो ये क्या थे, इनएक्टिव, ठीक है। सो ये इनएक्टिव हैं, तो ये मूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अब आपके पास जो है कितने एएमपी आ जाएंगे, 4 एएमपी, मतलब आपका एटीपी जो है वो एक एक करके एएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा, और 4 क्योंकि यूज़ हुए तो 4 एएमपी आ गए, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा एक्टिवेशन ऑफ, नाउ दीज आर रेडी। और ये जो आपके एक्टिवेटेड वाले हैं इनका ड्यूअल फंक्शन है, ठीक है। सो ये मैंने कल भी बताया था, ड्यूअल फंक्शन है। वो क्या है, एक तो ये सबस्ट्रेट की तरह तो काम करते हैं, मतलब इन्होंने चेन तो बनानी है, नई चेन, न्यू जो चेन बनेगी उसका ये पार्ट बनेंगे, ठीक है। तो दूसरा सो एनर्जी सोर्स है, दीज आर सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि जब नई चेन बनेगी एक न्यूक्लियोटाइड है उसको दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ना है, तो यहाँ पे सो हमारा जो बॉन्ड बनना है फॉस्फोडाईईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाईस्टर, ये 2 बॉन्ड बनेंगे, मैंने यहाँ पे एक से बताया, फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड्स बनने हैं, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो ये जो है हमारा एक्टिवेटेड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ये दोबारा इसमें कन्वर्ट होंगे वहाँ, मतलब पहले तो एक्टिवेट हो गए, इन्होंने जहाँ जाना है साइट पे, वहाँ पे सिंथेसिस वाली साइट पे वहाँ पहुँच जाना, वहाँ पे पहुँच के दे विल बी बैक कन्वर्टेड टू दिस फॉर्म, और वो जो 2 एटीपी फॉस्फेट्स इन्होंने लिए हैं वो रिमूव कर देंगे ये। तो जब वो बॉन्ड एनर्जी रिच बॉन्ड टूटेगा तो देन एनर्जी विल बी रिलीज्ड, ठीक है। तो वो एनर्जी फिर
सो इनको आपस में जोड़ने में यूज़ हो जाएगी। ठीक है, गॉट द पॉइंट आई थिंक। तो अब आगे एक्सपोजर ऑफ द पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड्स। तो इसमें एक्सपोजर में मैंने कल हेलिकेज एंजाइम का रोल आपको बताया था। ठीक है, जिसको हम डीएनए, चलो मैंने डी स्मॉल लिख दिया, डीएनए बी भी बोलते हैं हम लोग। तो एक फिर हमारा डीएनए ए था, एक डीएनए सी था। तो सी तो लोडर है। ठीक है, आपको मैंने कल बताया था कि वो इन दोनों को लोड करने में हेल्प करता है। ए के ऊपर बी को लोड करता है वो। ठीक है, इसके ऊपर। तो अगर मैं बनाऊं कि हेलिकेज को सपोज मैं इस तरह से दिखाऊं कि ये हेलिकेज है सपोज। ठीक है, तो ये सारा हेलिकेज है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके ऊपर तो ये एक छोटा सा और जो स्ट्रक्चर है, मान लो ये डीएनए ए है और ये डीएनए बी है। ठीक है, तो ये लोडर जो है इन दोनों को लोड करने में मदद करेगा। इसका काम होता है इनिशिएशन करना। ठीक है, इनिशिएशन का है काम। और इसका काम है एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है उनको ब्रेकअप करना। ठीक है, ब्रेकअप ऑफ ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो स्टार्टिंग जो है वो मैंने कल बताया था आप लोगों को 80 रिच एरिया से होगी, पर ये सी एंड जी के बीच में भी जो बॉन्ड्स हैं उनको भी तोड़ेंगे, पर शुरुआत यहाँ से होगी। तो ये है हमारा एक्टिवेटेड अब हेलिकेज। तो इसने 2 स्ट्रैंड्स जो डीएनए के हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ये है 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए। तो इनको धीरे धीरे जो है खोलना शुरू कर दिया, जैसे मैंने अभी हम लोगों ने किया पहले। तो दे आर ओपनड अप। ठीक है, इस तरह से ओपन अप हो गए, हेलिकेज ने खोल दिया। नाउ दीज ओपनड अप एरियाज बिहेव एज टेम्पलेट। ठीक है, ये टेम्पलेट का काम करेंगे। ठीक है जी। अब जो है ये फोर्क भी बन गई है। ठीक है, इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। रेप्लिकेशन फोर्क। तो जो हमने अभी देखा था उसमें 2 फोर्क बनी थी। ठीक है, तो क्योंकि ये मैंने यहाँ से मान लो खोल दिया तो एक ही फोर्क नज़र आ रही है। अगर हम दूसरा साइड भी दिखाएं तो एक और फोर्क बनेगी, पर हम एक ही ले रहे हैं अभी। तो ये है इसका 3 प्राइम एंड और ये है 5 प्राइम एंड। तो इसका 3 प्राइम एंड इधर और 5 प्राइम एंड। तो ये एंड्स का लिखना उनको बहुत ज़रूरी है। अब इसमें डीएनए गाइरेज का फंक्शन भी आएगा। डीएनए गाइरेज जो यूकेरियोट्स में टोपोआइसोमरेज कहलाता है। तो मैंने जो बताया था कि ये जैसे 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 ये 2 स्ट्रैंड जो है खुलते चले जाएंगे। ठीक है, तो पीछे जो है वो एक ये जो कॉइल्स हैं ये थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होने शुरू हो जाएंगे, जो पीछे के कॉइल्स हैं। तो उनमें बहुत सारी टॉर्शन, एक टेंशन, स्ट्रेन आ जाएगा। तो उसकी वजह से उनमें और सुपर कॉइल्स बन जाएंगे। ठीक है, दे विल बी सुपर कॉइल्ड। तो सुपर कॉइल्स होने की वजह से फिर इसको हेलिकस को उसको खोलना मुश्किल लगेगा। तो देयरफॉर डीएनए गाइरस क्या करेगा, किसी एक स्ट्रैंड को कट कर देगा। ठीक है, कट करेगा और कट करते ही उसके सारे कॉइल्स जो सुपर कॉइल्स हैं वो खुल जाएंगे। ठीक है, ओपन हो जाएंगे, ओपन सुपर कॉइल्स खुल जाएंगे। एंड देन फिर उसके बाद ये रीजॉइन कर देगा उसको जहाँ से तोड़ा था, वहाँ से रीजॉइन कर देगा। तो ये काम था इसका डीएनए गाइरस का। किसी एक स्ट्रैंड को कट करके फिर सुपर कॉइल्स को रिमूव करके देन रीजॉइनिंग कर देना। तो हेलिकेज फिर बड़े आसानी से फिर दोबारा अपना काम करता रहेगा। तो गाइरस आगे आगे चलता है, तो यहाँ पे गाइरस रहेगा और यहाँ पे हेलिकेज रहेगा। तो हेलिकेज पीछे पीछे चलता है, गाइरस सुपर कॉइल्स को रिमूव करता चला जाता है और हेलिकेज फिर करता है। तो दिस इज एक्सपोजर ऑफ द पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड्स। नाउ वी हैव 2 टेम्पलेट्स। तो दोनों के दोनों। और एक चीज़ मैंने और बता दूं आपको कि ये ऐसे नहीं है कि पूरी की पूरी लेंथ पहले खुलेगी फिर उसके बाद रेप्लिकेशन होगी। नो, जैसे जैसे ये खुलता चला जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे न्यू स्टैंड बनते चले जाएंगे, रेप्लिकेशन। और ये दोनों जो स्टैंड्स नए बने हैं ये आपस में अब कॉइलिंग करते चले जाएंगे, दे विल बी कॉइल्ड, राइट। तो आगे आगे खुलता चला जाएगा और नए स्टैंड जो है आगे एक्सटेंड होते चले जाएंगे अनटिल होल लेंथ खुलनी चाहती है, और होल लेंथ खुलने के बाद 2 डुप्लेक्स जो है आपके पास बन जाएंगे। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि पूरा का पूरा खुल जाए। तो ये था हमारा 3rd पॉइंट, एक्सपोजर ऑफ द पेरेंट। अब आगे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ द डीएनए प्राइमर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब ये आपकी रेप्लिकेशन फोर्क जो है बन चुकी है इस तरह से। ये आपका ओरिजिन है, ORI वाला रीजन है। ठीक है, याद होगा ना आपने, हम लोगों ने ऐसे बनाया था, तो ये बबल बनाया था। तो इस तरह से, तो इसमें ये ORI है। प्रोकैरियोट्स में भी बबल बना, यूकैरियोट्स में भी बना, रेप्लिकॉन जिसको बोला। तो वी आर टेकिंग ओनली दिस पार्ट, हाफ।
ठीक है। सो इतना हिस्सा ले रहे हैं हम लोग। तो ये रेप्लिकेशन फोर्क जो है इस तरह से ले ली, एक ये रेप्लिकेशन फोर्क है और एक ये रेप्लिकेशन फोर्क है। तो ये बन गए। अब इसका 3 प्राइम एंड ये जरूर लिखना है, 5 प्राइम एंड ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड स्टिल हैं और यहाँ पे हेलिकेस एंजाइम है, वो अभी अच्छी डायग्राम बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे हेलिकेस सो इस तरह से मौजूद है। तो देन उसके बाद अब तो व्हाट इज़ नीडेड हियर, एक प्राइमर चाहिए इसको। तो जो किसको चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज 3 को। डीएनए पॉलीमरेज जो 3 है वो हमारा मेन एंजाइम है। तो उसको ये रेप्लिकेशन करनी है, नए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ जोड़ के यहाँ पे एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनानी है विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस टेम्पलेट। सो ये टेम्पलेट है और उसके कॉम्प्लीमेंट्री सो एक चेन बनानी है। तो नाउ व्हाट इज़ नीडेड, सो ये इसकी खासियत ये है कि ये सिंगल स्ट्रैंड जो टेम्पलेट है उसके ऊपर नहीं बना पाता, नया स्ट्रैंड नहीं बनाया, इसको डबल स्टैंडर्ड कुछ चाहिए यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा तो एटलीस्ट डबल स्टैंडर्ड ये पोर्शन चाहिए, तभी ये आगे स्टार्ट कर पाएगा। तो अब डबल स्टैंडर्ड तो डीएनए तो नहीं बन सकता क्योंकि वो तो इसी ने बनाना था, डीएनए पॉलीमरेज नहीं बनाना है, कोई और तो बना नहीं सकता, और ये अनेबल है बनाने के लिए सिंगल स्टैंड पे। तो देन सो फंक्शन किसका आया, आरएनए प्राइमेज का, याद है ना आरएनए प्राइमेज। सो ये है आरएनए प्राइमेज। तो आरएनए प्राइमेज ने एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे प्राइमर आरएनए का बना दिया, तो इसको हम लोग इस तरह से बना देते हैं। तो ये है आरएनए प्राइमर, ठीक है, आरएनए प्राइमर, राइट। तो ये प्राइमर का अब हमेशा नया स्टैंड कोई भी बने, चाहे आरएनए बने चाहे डीएनए बने, उसकी हमेशा डायरेक्शन होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये फिर टेम्पलेट देखो 3 प्राइम इसका इधर है, तो इसका प्राइमर का 5 प्राइम इधर हो गया और 3 प्राइम इधर हो गया, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये इस तरह से इधर से बनना शुरू होगा। सपोज यहाँ पे मान लो कि एट दिस पोजीशन ए है, सपोज यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यू, ठीक है, टी तो नहीं आएगा ना, आपको पता है। और यहाँ पे सी है तो यहाँ पे जी आ जाएगा, जहाँ यहाँ पे जी है तो यहाँ पे सी आ जाएगा। तो इस तरह से ये छोटा सा एक प्राइमर जो है सो 4 to 12 न्यूक्लियोटाइड्स सिर्फ, ठीक है। सो और वो ये ध्यान रखना कि वो आरएनए वाले ही न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स नहीं होंगे, वो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। तो वो यहाँ पे बन जाएगा। एंड देन जो डीएनए पॉलीमरेज है, अब वो कहता है कि मैं कर लूँगा अब आगे काम, अब किसी की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो फिर प्राइमर जो है, प्राइमेज एंजाइम जो है अब रुक जाएगा और देन डीएनए पॉलीमरेज अपना काम आगे शुरू कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये इधर से शुरू होगा और ये इस तरह से जिस तरफ को फोर्क एक्सटेंड कर रही है, फोर्क इधर को एक्सटेंड करेगी ना, खुलेगा ये, तो उस तरफ को ये वाला जो स्टैंड बनेगा नया, वो आपने ध्यान रखना है बनाने के टाइम कि वो कॉन्टिन्यूस स्ट्रेच में बनेगा। डीएनए पॉलीमरेज जो इसको बनाएगा यहाँ पे, तो डीएनए पॉलीमरेज सो ये बना रहा है इसको, ये डीएनए पॉलीमरेज है, तो ये इसको कॉन्टिन्यूस स्ट्रेच में बनाएगा, सो टूवर्ड्स द फोर्क जो है। तो और जो इस तरफ बनेगा, ठीक है, सो ये जो है इस तरफ। तो अब यहाँ पे देखो, मान लो कि इतना पोर्शन खुला था पहले, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्राइमर बना, ठीक है, और उसके ऊपर डीएनए पॉलीमरेज के दूसरे मॉलिक्यूल ने, सो एक डीएनए पॉलीमरेज इधर भी है, तो वो इतना बना दे। फिर ये और खुल गया, इतना खुल गया, तो फिर एक प्राइमर चाहिए, अनदर प्राइमर इज नीडेड। डीएनए पॉलीमरेज जो इधर की तरफ काम कर रहा है उसको इस तरह से बार बार चाहिए। फिर ये हो गया, तो फिर और खुल गया, ठीक है, आगे। सो दिस इज, तो ये ध्यान रखना कि ये फर्स्ट है, ठीक है, ये जो सेगमेंट बना है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है, सेकंड। सो ये फर्स्ट है एंड दिस इज सेकंड। तो आगे फिर और खुल गया, तो अनदर प्राइमर इज नीडेड एंड देन उसके ऊपर फिर डीएनए बन जाएगा। तो अभी आप देख रहे हो मैंने एक गैप छोड़ा है यहाँ पे, तो ये जुड़ेगा नहीं, अभी जोड़ने वाला एंजाइम आएगा वो इनको जोड़ेगा। तो अभी तो सिर्फ ये बन रहे हैं। तो ये हो गया आपका थर्ड, ठीक है, सो नंबर का। तो जैसे जैसे आगे ये खुलता चला जाएगा, तो जैसे ये चेन इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करेगी, तो यहाँ पे फिर एक और प्राइमर बन जाएगा, फिर और प्राइमर बन जाएगा, फिर और बनेगा। तो इस तरह से, मतलब ये नहीं कि ये पहले बना फिर ये बना, नो 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 नो, कि इधर से शुरू हो, नो, जैसे जैसे ये खुलते चले जाएंगे। सो ये इतना तब बना जब ये इतना खुला था, ये तब बना जब इतना खुला था, ये तब बना जब इतना खुला है, जब और खुल जाएगा तो चौथा भी बन जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ये जो स्टैंड है, सो जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम 5 प्राइम, मतलब ओरिजिन की तरफ 5 प्राइम लिखा हुआ है, तो उसमें ये आप देख रहे हो प्राइमर, तो ये क्या है प्राइमर 5 प्राइम एंड ये क्या है 3 प्राइम,
प्राइमर का इधर 3 प्राइम की तरफ 5 प्राइम आना ना, तो ये डायरेक्शन इधर को होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, न्यू चेन इज फॉर्म्ड 5 प्राइम, चाहे वो प्राइमर है चाहे डीएनए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारे प्राइमर्स चाहिए, तो प्राइमर्स कौन बनाएगा? आरएनए प्राइमेज ही बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक चेन के ऊपर एक प्राइमर चाहिए, एक चेन के ऊपर बहुत सारे प्राइमर्स चाहिए, तो ये फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर्स है। और प्राइमर्स को बाद में रिमूव किसने करना है, तो वो आपको मैंने बताया था, सो डीएनए पॉलीमरेज 1 ने। ठीक है, सो डीएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है, ये इनको बाद में, क्योंकि इनकी जरूरत तो है नहीं, डीएनए कोई डीएनए ही चाहिए हमें, और इनको रिमूव करेगा और इनकी जगह पे फिर डीएनए वाले न्यूक्लियोटाइड्स लेके आएगा। ठीक है, तो ये रिपेयरिंग का काम है इसका। सो रिपेयरिंग करता है ये, तो प्रूफ रीडिंग कह लो, रिपेयरिंग कर लो, तो वो करेगा ये, तो वो बाद में करेगा, पहले ये प्राइमर्स इस तरह से बन जाएंगे, बाद में प्रूफ रीडिंग होगी, तो डीएनए पॉलीमरेज विल डू दिस। गैप मतलब प्राइमर के रिमूव करने के बाद गैप बन जाएंगे, और गैप्स को फिलिंग करने का काम भी ये खुद ही करेगा। उसके बाद है फिर अब बेस पेयरिंग। बेस पेयरिंग का क्या मतलब है कि यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोटाइड आया है ये वाला, ठीक है, डीएनए वाला, जब कोई आरएनए वाला भी आया था, डीएनए वाला हम ले लेते हैं, मान लो वो क्या था, डीऑक्सी स्पोज टीटीपी। सो दिस इज टीटीपी, दैट इज थाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट एक्टिवेटेड, याद होगा आपको, तो एक्टिवेटेड फॉर्म में आया। तो यहाँ पे जो आया वो डीऑक्सी एटीपी आ गया सपोज। ठीक है, तो एक्टिवेटेड फॉर्म में। तो अब इससे पहले कि ये दोनों डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है इनको ज्वाइन करे, तो दे हैव टू बी कन्वर्टेड टू देयर ओरिजिनल फॉर्म। तो अब डीऑक्सी एटीपी, डीऑक्सी सीटीपी, डीऑक्सी जीटीपी, डीऑक्सी टीटीपी, राइट। तो इनको हाइड्रोलाइज करना बहुत ज़रूरी है, तो इनको वाटर से हाइड्रोलिसिस हमें करवानी पड़ेगी, और यहाँ पे एंजाइम होगा पायरोफॉस्फेटेस, पायरोफॉस्फेटेस एंजाइम। ठीक है, तो ये एंजाइम है, तो ये इसकी हाइड्रोलिसिस कर देगा, एंड दे विल बी कन्वर्टेड बैक टू देयर ओरिजिनल फॉर्म। और वो क्या है, सो डीऑक्सी एएमपी, डीऑक्सी सीएमपी, डीऑक्सी जीएमपी, डीऑक्सी टीएमपी, मतलब ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गए। अब जब ओरिजिनल फॉर्म में आए हैं, तो जो दो दो फॉस्फेट्स यहाँ पे थे वो अलग हो गए, सो हम उसको कहते हैं पायरोफॉस्फेट, पायरोफॉस्फेट। ठीक है, इसका तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2PI। ठीक है, तो 2PI, तो एक में से 2 निकले हैं, ठीक है, तो चारों में से 4 निकलेंगे, हर एक में से एक PPI निकलेगा, तो 4 हैं हमारे पास, चारों में से 4 PPI निकलेंगे। ठीक है, तो फिर ये फॉस्फेट्स भी हमारे पास कितने हो जाएंगे, 4 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो 8 हो जाएंगे, तो 8PI निकल आई हमारे। मतलब एक अगर आप लेते हो सिर्फ एग्जाम्पल की तरफ से, तो फिर एक PPI या 2PI, और अगर चारों के चारों का काउंट करके करते हो तो फिर इस तरह से लिख सकते हैं। तो साथ में अब क्या आएगा, एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी, मैंने बताया था ना डुअल फंक्शन है इनका। तो अब ये जो एनर्जी है, तो वो इन दोनों को आपस में, ये जो दो हैं इनको आपस में जोड़ने, जो दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए ये एनर्जी यूज़ हो जाएगी। तो एक तो ये एक्टिवेटेड की वजह से यहाँ पे पहुँचे, जहाँ पे भी थे सेल के साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस के अंदर जहाँ पे भी ये पड़े हुए थे, जहाँ अगर यूकैरियोट्स हैं तो न्यूक्लियस के अंदर होंगे, और अगर प्रोकैरियोट्स हैं तो फिर साइटोप्लाज्म में होंगे। तो हम प्रोकैरियोट्स कर रहे हैं तो साइटोप्लाज्म से यहाँ पे पहुँचाए गए बाय एक्टिवेशन। वंस दे रीच हियर, देन दे हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू देयर ओरिजिनल फॉर्म, एंड देन दे विल रिलीज द एनर्जी फ्रॉम दिस हाई एनर्जी रिच बॉन्ड्स, एंड दिस एनर्जी विल बी यूज्ड टू फॉर्म द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। सो इन दिस वे किसने बनाई है, ये डीएनए पॉलीमरेज 3 ने, ये सारा काम डीएनए पॉलीमरेज 3 कर रहा है। तो ये इस तरह से चेन जो है लगातार एक्सटेंड होती चली जाएगी। अब अगर मान लो कि यहाँ पे कहीं ये सी था और यहाँ पे जी आना चाहिए था, ठीक है, जहाँ यहाँ पे ए था और यहाँ पे टी आना चाहिए था, तो डीएनए पॉलीमरेज जो 3 है ये यूजली यूरासिल एंड थाइमिन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। ठीक है, इनमें तो एरर कई बार आ जाती है। ठीक है, आना तो यहाँ पे थाइमिन चाहिए था पर आ गया मान लो यूरासिल। ठीक है, तो ये क्योंकि हम लोग ने स्ट्रक्चर्स पढ़ी हैं, तो यूरासिल और थाइमिन में ज़्यादा फर्क तो होता नहीं है, तो इसलिए ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, तो कई बार एरर आ जाती है। तो अगर ये आगे पहुँच गया, मान लो यहाँ पे पहुँच गया, डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे पहुँच गया हुआ है, तो ये वापस जाएगा। ठीक है, यहाँ पे
इसको पता चल जाता है कि एरर हो गई है, तो ये दिस विल, और वो एरर बहुत रेयर होती है, 1/10,000, ठीक है, 10,000, मतलब 10,000 न्यूक्लियोटाइड्स अगर जोड़े हैं तो उनमें से कोई एक की एरर आएगी, तो उसको भी ये वापस मुड़ के फिर उसको ठीक करता है। तो इतनी रिपेयरिंग तो ये खुद कर लेता है, पर ये आरएनए प्राइमर्स को रिमूव करना, उनकी गैप फिलिंग करना, बाकी रिपेयरिंग करना, वो डीएनए पॉलीमरेज 1 और 2 का काम है, ठीक है। तो ये इतनी रिपेयरिंग कर लेता है अपनी। तो ये है बेस पेयरिंग, और इसमें वाटसन एंड क्रिक का बेस पेयरिंग रूल आएगा, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंगली ही टेम्पलेट एंड बेस पेयरिंग रूल, तो जिसमें ए पेयर्स विद टी एंड टी पेयर्स विद ए, वाइस वर्सा, सो देन सी पेयर्स विद जी एंड वाइस वर्सा। तो ये बेस पेयरिंग रूल है वाटसन के, उसके मुताबिक क्या आएंगे, ए के सामने टी, सी के सामने जी, जी के सामने सी एंड टी के सामने ए। तो क्योंकि ये डीएनए बन रहा है तो इसलिए, तो ये था हमारा बेस पेयरिंग रूल। उसके बाद अब हम पहुँचे हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है, तो वो है बेस न्यू स्ट्रैंड्स की फॉर्मेशन, ठीक है, न्यू स्ट्रैंड। तो अब यहाँ पे आप देखो कि हम लोग जो डायग्राम है उसको थोड़ा सा बनाते हैं। तो ये है हमारी फोर्क, इस तरह से। तो ये आपने ध्यान रखना है कि इस तरह से पैरेलल आ जाए। तो ये हमारा है ORI, तो ये साथ के साथ लेबल कर देना। और ये है हमारा 3' एंड, दिस इज़ 5' एंड, दिस इज़ 3' एंड दिस इज़ द 5' एंड, राइट। तो ये लिख लिया और इनको लेबल कर देते हैं। सो दिस इज़ टेम्पलेट, ये टेम्पलेट है और ये भी टेम्पलेट है। इसमें रेप्लिकेशन में दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स टेम्पलेट की तरह बिहेव करते हैं। और ये यहाँ पे अभी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, प्रेजेंट हैं। और इसको अगर मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूँ तो ये आ गया हमारा इस तरह से। अब ये किसने खोला है इसको, ठीक है। सो दैट इज़ द हेलिकेस, ये हमारा एंजाइम है हेलिकेस, ठीक है। तो हेलिकेस के साथ यहाँ पे डीएनए ए प्रोटीन है, तो डीएनए ए प्रोटीन जो है यहाँ पे बना देते हैं हम लोग साथ में। तो ये है हमारी, तो डीएनए ए, हेलिकेस याद है ना, डीएनए बी था, ठीक है। तो ये है हमारी जो है डीएनए ए प्रोटीन, राइट। और डीएनए सी का फंक्शन आपको याद है ना, ठीक है, दोनों को लोड करना। और फिर इसके बाद यहाँ पे है आगे अब टोपोआइसोमरेज। सो देयर इज जहाँ डीएनए गाइरेज, प्रोकैरियोट्स में हम लोग इसको डीएनए गाइरेज ही लिखेंगे। सो डीएनए गाइरेज, राइट। तो ये हो गया जिसका काम है सुपर कॉइल्स को खोलना, तो ये आगे आगे चलेगा। अब उसके बाद हमारा आगे आके प्राइमर बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे देयर इज ए स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड एज प्राइमर। सो दिस इज प्राइमर, जो 4 to 12 न्यूक्लियोटाइड्स का सिर्फ होता है, इतना सा बनता है। एंड कौन बनाता है इसको, प्राइमर को, प्राइमेज एंजाइम, ठीक है जी। तो ये इसके ऊपर बन गया। इसका 5' एंड इधर है और 3' एंड इधर है। पॉलीमरेज जो है वो अब अपना काम जो है वो शुरू कर लेगा। एंड इस तरफ को जो स्टैंड बनेगा वो पूरा कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड बनेगा। तो दिस हैज़ रीच्ड अप टू दिस पॉइंट, और डीएनए पॉलीमरेज भी यहाँ पे पहुँच चुका है। तो ये डीएनए पॉलीमरेज है हमारा। डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 3, ये आपका मेन एंजाइम है, राइट। तो अब इसकी डायरेक्शन क्या है, यही वाली, दैट इज़ इस तरफ को 5' to 3' बनता चला जाएगा। एंड इट इज़ कॉल्ड एज लीडिंग स्ट्रैंड, इसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड।
क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस स्ट्रेच में फोर्क की तरफ को याद रखना जो बनेगा वो लीडिंग। तो इसी तरह हिसाब से यहाँ पे पोलैरिटी लिखनी है आपको टेम्पलेट की। अगर मैं यहाँ पे 3 इधर लिखती, यहाँ पे 3 लिखती और ये 5 लिखती, तो फिर मेरा जो है इधर से मैं लाती यहाँ ऐसे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। तो ये है न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड, न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। अब इस तरफ जो है हमारा ये छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे, प्राइमर्स जो हैं डिफरेंट कलर से बना देते हैं। तो जैसे मैंने अभी समझाया आपको, तो ये जितना खुलेगा उतने के हिसाब से फिर ये सेकंड नंबर पे बना, फिर ये थर्ड नंबर पे बना है प्राइमर, एंड ये फोर्थ नंबर पे बना है प्राइमर। तो अब हमारा ये आ गया, इतना डीएनए स्ट्रैंड बन गया, ये डीएनए स्ट्रैंड बन गया, एंड दिस इज, तो इस तरह से तो ये टुकड़ों में बन रहा है। तो दीज आर प्राइमर्स, और इनको जो ये फ्रेगमेंट्स बने हैं इनको हम लोग कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड देम। तो इसको हम लोग लैगिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं क्योंकि ये पीछे चलता है, लैगिंग स्ट्रैंड। और ये भी न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, वही बेस पेयरिंग उसी तरह से होगी जो वाटसन एंड क्रिक ने कही है। ठीक है, इट इज़ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, राइट। तो ये ओकाजाकी, तो हर एक जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है उसमें एक प्राइमर है छोटा सा, प्लस डीएनए का सेगमेंट है, डीएनए का टुकड़ा है। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट ये है। ठीक है, तो ये इतना पोर्शन ये वाला, ठीक है, ये पूरा, ये 2 ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं, ये 1, ये पूरा 2, ये 3, ये 4। समझ आ गई मेरे ख्याल में। तो अब यहाँ पे भी डीएनए पॉलीमरेज है, उसकी लोकेशन भी यही है, यहाँ पे है डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे। ठीक है, तो एक जो है इसमें एक्चुअली इन दोनों को एक इकट्ठे क्लैंप के साथ, जैसे चिमटी होती है ना, तो वो इकट्ठे ही यहाँ पे एक क्लैंप के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये भी डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज, राइट, 3। तो ये जो है जैसे ये खुलता चला जा रहा है, तो इसको जो ये बनाने के लिए थोड़ा सा मुड़ना पता है। मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, तो उसमें आपको समझ आएगा कि ये कैसे इसको टुकड़ों में बनाता है, क्यों बनाना पड़ता है इसको टुकड़ों में। तो ये डीएनए पॉलीमरेज हो गए, राइट। तो अब ये जैसे जैसे खुलता चला जाएगा आगे, अब इसको जो हमारे टेम्पलेट बने हैं इनको सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के लिए, कि ये आगे आगे जैसे जैसे खुलता जा रहा है, सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म भी बहुत ज़रूरी है रहनी। तो उसके लिए यहाँ पे एसएसबी प्रोटीन्स हैं। ठीक है, ये है हमारी एसएसबी प्रोटीन। तो इसको अब यहाँ से ऐसे ले जाते हैं, एसएसबी। तो ये सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन है। तो ये जुड़ के इसको सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रखेगी ताकि ये दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना के वो ना हो जाए। नहीं तो फिर हम इसको कैसे, डीएनए पॉलीमरेज इसको रीड ही नहीं कर पाएगा, नया स्टैंड बना नहीं पाएगा। तो दे हैव टू बी रिटेन्ड इनटू देयर ओपन्ड रेप्लिकेशन फोर्क की फॉर्म में रहना चाहिए। तो एसएसबी प्रोटीन जो है वो यहाँ पे आपने अटैच करनी है, तो दे डू दिस फंक्शन। ठीक है जी। तो ये है जो है हमारा एक लीडिंग स्ट्रैंड और एक बना लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है जी। तो ये हमारा ऑलमोस्ट जो है वो हो गया। तो नीचे आपको क्या लिखना है, मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन, डायग्राम शोइंग मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है जी, डायग्राम शोइंग मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन। अब इस रेप्लिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेमी डिसकॉन्टिन्यूस, सेमी डिसकॉन्टिन्यूस। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूस बन रहा है, एक डिसकॉन्टिन्यूस। तो हम अकेला डिसकॉन्टिन्यूस नहीं बोल सकते, अकेला कॉन्टिन्यूस नहीं बोल सकते, तो सेमी डिसकॉन्टिन्यूस। ठीक है, फिर बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, बाई डायरेक्शनल, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ये बन रही है, नो 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 नो। बाई डायरेक्शनल का मतलब वो फोर्क वाला है। ठीक है, जो हम लोगों ने ये फोर्क किया था। ठीक है, सो दिस वन। तो यहाँ पे कि ये बबल बना है, तो 2 फोर्क्स जो बन रही हैं, तो दोनों फोर्क्स पे ये होनी है, रेप्लिकेशन होनी है। तो इसलिए इसको कहते हैं बाई डायरेक्शनल, राइट। तो उसके बाद फिर ये न्यूक्लियोटाइड्स कितने मैंने बताए थे आप लोगों को, जो होते हैं प्रोकैरियोट्स में 1000 to 2000
कि बेस पेयर्स जो हैं वो एड अप हो जाते हैं पर सेकंड, मतलब काफ़ी फास्ट है, 1000 to 2000। और उसमें यूकेरियोट्स में कितने हैं, 100 ओनली बेस पेयर्स पर सेकंड, तो बहुत स्लो है प्रोसेस उसमें। और ये प्राइमर में कितने हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो ये हमारा जो है हो गया कि फॉर्मेशन जो है लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड। तो बच्चों एक इसमें आपकी बुक में डिफरेंस दिया हुआ है लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड का, वो ज़रूर कर लेना आप लोगों को, ठीक है। तो उसमें आपको ये पूरा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो एक स्ट्रैंड जो है 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम है जिस पे बन रहा है, और एक ऑपोजिट है 3 प्राइम 5 प्राइम जिसके ऊपर ये बन रहा है, मतलब 2 टेम्पलेट है हमारे पास। तो इस तरह से ये न्यू स्ट्रैंड्स की फॉर्मेशन वाला पॉइंट जो मैंने इसमें बोला है वही आपको रिटर्न में लिख देना है, थ्योरी बना के उसका लिख देना है आपको। तो ये डायग्राम आ जाएगी साथ में। और उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है आपका वो है प्रूफ रीडिंग का, ठीक है। सो ये 7th पॉइंट लास्ट पॉइंट प्रूफ रीडिंग में। सो कौन है, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 1। तो मैंने बताया आपको कि एट द एंड जब ये बन जाएंगे तो ये प्राइमर्स को रिमूव करेगा, ठीक है। सो रिमूवल ऑफ प्राइमर्स एंड देन उसके बाद उसकी गैप फिलिंग करेगा विद इस जगह पे जो गैप रह जाएगा उसको करेगा वो इसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड से, डीएनए वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनसे फिलिंग कर देगा। और फिर उसके बाद उनको बॉन्डिंग भी कर देगा उनकी आपस में, ठीक है। जैसे डीएनए पॉलीमरेज 3 यहाँ पे कर रहा है तो उसी तरह से वो भी कर देगा, उनको जोड़ मतलब गैप फिलिंग करके पूरा उनको जोड़ देगा। अब इसमें इस पॉइंट में न्यू स्ट्रैंड की फॉर्मेशन में एक पॉइंट और आएगा, वो क्या है कि डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है, ठीक है। सो डीएनए लाइगेज, तो उसका भी रोल है डीएनए लाइगेज का, इफ़ यू रिमेंबर, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जब ये डीएनए पॉलीमरेज 1 ने रिमूव कर दिया प्राइमर्स को, उनकी जगह पे गैप फिलिंग कर दी, ठीक है। तो मान लो कि इस तरह से आ गया हमारा कि ये हमारे डीएनए के ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो है ना वो अब इस तरह से हैं सपोज, ठीक है। इस तरह से बन गया, मतलब अब देयर इज़ नो प्राइमर। तो फिर इनको जोड़ने का काम जो है, ये जो गैप है इसको फिलअप, ये जो गैप है यहाँ पे, तो इसको फिलअप करने का काम जो है वो कौन करेगा, डीएनए लाइगेज करेगा। और डीएनए लाइगेज जो है वो किस डायरेक्शन से करेगा, देखो ये न्यू स्टैंड जो है हमारा, इसकी भी डायरेक्शन लिख देते हैं। ये 5 प्राइम है और ये क्या है 3 प्राइम, ठीक है। इस तरफ ये 5 प्राइम है तो डीएनए का भी 5 प्राइम ये है एंड इसका ये है 3 प्राइम। तो इसने जो डीएनए लाइगेज ने काम करना शुरू करना है, डीएनए लाइगेज ने, सो वो करना है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। सो ये इसकी डायरेक्शन है, ये ध्यान रखना। इसने इधर से शुरू करना है जोड़ते हुए, मतलब यहाँ से। तो ये एंड है यहाँ पे, अब यहाँ से मान लो ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है, तो ये इधर से शुरू होगा, ये जो गैप है उसको जोड़ देगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देगा। फिर अगले वाला गैप है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा, आगे चल पड़ेगा। तो इस तरह से जोड़ता चला जाएगा। तो आपके पास अब कोई ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स नहीं रहेंगे। सो ये भी एक बाद में कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड बन जाएगा। पर उसमें सो यहाँ पे भी देखो है, यहाँ पे भी प्राइमर उतरेगा और प्राइमर से गैप फिलिंग होगी, वहाँ यहाँ पे भी उनको जोड़ना है दोनों को। तो यहाँ पे भी डीएनए लगे, पर यहाँ पे तो उसको एक बार करना पड़ा, यहाँ पे बार बार करना पड़ा। तो ये दोनों जो है इस तरह से नए स्ट्रैंड जो है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बन जाएंगे एंड आपके पास 2 डॉटर डुप्लेक्स बन जाएंगे। और उसमें जो थोड़ी बहुत मिस मैचिंग हुई थी वो तो डीएनए पॉलीमरेज 3 ने कर दी थी, पर बाकी जो मिस मैचिंग है कहीं पे भी कोई एरर्स हैं, कोई म्यूटेशंस हैं, तो उनको डीएनए पॉलीमरेज 1 करेगा, प्राइमर्स के साथ साथ रिपेयरिंग करेगा एंड एक डीएनए पॉलीमरेज 2 भी करेगा। सो डीएनए पॉलीमरेज 2, ठीक है। तो इन एंजाइम्स को हम लोग जो है सो क्या बोलते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। मतलब कि ये डीएनए के एंड्स के ऊपर कोई एरर्स हैं तो उनको हटाना तो एक्सोन्यूक्लियस होगा, और अगर वो उसको अंदर से हटाता है तो एंडोन्यूक्लियस कहलाएगा, ठीक है। अंदर कहीं है कोई गड़बड़ है तो उसको हटाना। तो ये न्यूक्लियस का मैंने मशीनरी में लास्ट में न्यूक्लियस लिखा था ना, तो न्यूक्लियस यही है, डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड डीएनए पॉलीमरेज 2। तो इनमें एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी है, एंडोन्यूक्लियस भी है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये मैकेनिज्म होगा रेप्लिकेशन का। तो आप लोगों को मशीनरी इसलिए समझाई पहले ताकि आपको ये समझ आ जाए पहले कि इनका रोल क्या है। तो अब आपने देखा होगा कि मशीनरी करने के बाद दिस हैज़ बीन ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अगर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम जो है लिखना। और आपको और भी अगर ब्लैक बोर्ड पे करना है जहाँ इस पर ठीक लग रहा है आपको तो वो भी मुझे बताना। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच।
प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू अगेन।